हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है परमुटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम लोग परमुटेशन को देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो बात होती है उसमें ये हम देखते हैं जो परमुटेशन आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग परमुटेशन। तो बेटा अगर परमुटेशन की बात करें, अगर हम लोग परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। कि चाहे हमारे पास डिजिट हो, चाहे हमारे पास लेटर हो, चाहे हमारे पास वर्ड हो, उसको किस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ता है परमुटेशन के अंतर्गत समझने की जरूरत होती है, पढ़ने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो वहां पर हम लोग सिलेक्शन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन को देखेंगे कि जैसे हम कमिटी फॉर्म करते हैं या कोई टीम सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो किसी भी या कोई वर्ड है उसमें से कुछ लेटर्स को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मेनली हमें यही बात पढ़नी है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, जो भी हमारे पास डिजिट है, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, उसको हम किस तरीके से अरेंज करें या फिर उसको हम किस तरीके से सिलेक्ट करें, ये दोनों चीज के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत होती है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। कि अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देखना है तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इसी हम लोग सिलेक्शन को देखेंगे, इसी सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोगों को देखने की जरूरत होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए उसमें हमें कुछ रूल्स को देखना पड़ता है, क्योंकि वो रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कितने भी परमुटेशंस के क्वेश्चंस करें, कोई भी क्वेश्चंस करें, या हम कॉम्बिनेशन के कोई भी क्वेश्चंस करें, तो चाहे हम परमुटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, तो हमें वहां पर इसकी जरूरत होगी रूल्स की। तो रूल्स हमारे पास दो तरीके का होगा, एडिशन रूल और मल्टीपल रूल। ठीक है, तो उसकी भी बात हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले करेंगे कि क्या हमारा होता है एडिशन रूल और क्या हमारा होता है मल्टीपल रूल। ठीक है, क्या हमारा एडिशन रूल होता है और क्या हमारा मल्टीपल रूल होता है, उसको हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे। फिर हम रूल्स को देखने के बाद इसमें बात करेंगे फैक्टोरियल की। ठीक है, कि जब हम रूल्स को समझ लेंगे तो रूल्स को समझने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल में हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किस पर कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल होती है, फैक्टोरियल को किस तरीके से निकाला जाता है, वो सारी चीजें हमें फैक्टोरियल के अंतर्गत देखना पड़ेगा। फैक्टोरियल को हम लोग देखेंगे। एंड थर्ड वन हम लोग बाद में जाकर के इसमें आगे काम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो चलिए सबसे पहले हम अपना हेडिंग का नाम दें। तो जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग कौन सा बेटा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, हमारे सीए फाउंडेशन के नजरिए, हमारे सीए फाउंडेशन के नजरिए में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4 का भी और कभी कभी 6 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें उसको समझना जरूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, रूल्स को। सबसे पहले हमारा क्या होगा बेटा, इसमें रूल्स की बात हम लोग करेंगे कि रूल्स हमारा क्या क्या होता है। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम जब भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके की रूल्स को हमें देखने की जरूरत होगा। पहला हमारा होगा बेटा एडिशन रूल और दूसरा हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। कि अगर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा होता है बेटा एडिशन रूल और फिर हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो एक हमारा हो गया एडिशन और एक हमारा हो गया मल्टीपल। अब आपके दिमाग में ये आएगा ख्याल कि एडिशन रूल क्या होता है और कब इस्तेमाल होगा इसका, मल्टीपल रूल क्या होता है और कब इसका यूज होगा। तो देखिए, जहां पर बात ऑप्शन की होगी, जहां पर बात ऑप्शन की होगी कि अगर हमें कोई भी वर्क डन करना है, अगर हमें कोई
कोई भी वर्क फिनिश करना है और हम देखते हैं कि उस वर्क को फिनिश करने के लिए हमें या तो x को या तो y को, मतलब अगर दो मेथड्स हैं x मेथड और y मेथड, अगर मैं किसी भी मेथड से उस काम को कर लेता हूं, अगर मैं किसी भी मेथड से उस काम को कर लेता हूं और हमारा काम पूरा हो जाता है तो वहां पर हमारा एडिशन मेथड यूज होगा। मतलब टू और मोर वर्क्स कनेक्टेड विद और, टू और मोर वर्क्स कनेक्टेड विद और, कि अगर दो या दो से अधिक वर्क और वर्ड से कनेक्ट हो तो वहां पर हमारा क्या होगा, एडिशन रूल यूज होगा। तो इसलिए हमने क्या बोला आपको कि अगर हमारे पास ऑप्शनल की बात आएगी, अगर हमारे पास ऑप्शनल की बात आएगी तो वो हमारा किस में आएगा, एडिशन रूल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कि जहां पर हमारा ऑप्शनल वाला बात आएगा वो हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई वर्क है और उसको फिनिश करने के लिए डिफरेंट मेथड है, लेकिन वर्क फिनिश तभी होगा जब सारे ही मेथड्स को फुलफिल किया जाए। ऐसा नहीं कि जिसमें, जैसे मैंने एडिशन में बोला कि अगर कोई भी मेथड फॉलो कर लेते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। इसमें क्या करना है कि मेथड जिसको भी फॉलो करेंगे, जितने भी मेथड्स हैं उन सब को फॉलो करने के बाद, जितने भी मेथड्स हैं उन सब को फॉलो करने के बाद अगर हमारा काम पूरा होता है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल की बात हम लोग करेंगे, वहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल को देखेंगे। तो दो तरीके की बात आ गई यहाँ पर, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। तो बेटा एडिशन रूल के लिए हमने क्या बोला कि जहां पर ऑप्शनल वाली बात होगी, जहां पर हमारे क्या होगी, ऑप्शनल वाली बात होगी, वो हमारा क्या होगा, एडिशन रूल, मतलब वहां पे और वर्ड्स लगा होगा। लेकिन जहां पर एंड वर्ड लगा हो, जहां पर क्या लगा हो, एंड वर्ड लगा होगा, वहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल को देखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन को देखते हैं। तो लिखेंगे टू और मोर वर्क्स connected with or two or more words connected with और, या आसान शब्दों में हमने क्या बोला कि जहां पर हमारे पास क्या हो, ऑप्शन वाली बात हो, है कि नहीं, जहां पर हमारे पास क्या हो, ऑप्शन वाली बात हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा रूल यूज होगा बेटा, एडिशन रूल जो है। कैसे, तो मान लीजिए एक कोई मिस्टर एक्स है, उनको बाइक परचेज करना है। ठीक है, एक कोई मिस्टर एक्स है, उनको बाइक परचेज करनी है। तो भैया उसे बाइक परचेज करनी है तो जाएगा शोरूम। जब वो वहां शोरूम में पहुंचता है तो वहां पर उसने देखा कि हमारे पास दो तरीके की बाइक है। ठीक है, कि जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसने देखा कि दो तरीके की बाइक है, एक है हीरो का और एक है बजाज की। अब देखिए मिस्टर एक्स को परचेज क्या करना है, बाइक परचेज करनी है। अगर उसने हीरो की बाइक परचेज कर ली, अगर उसने हीरो की बाइक परचेज कर ली तभी उसका काम पूरा हो जाएगा। अगर उसने बजाज की बाइक परचेज कर ली तभी उसका काम पूरा हो जाएगा। मतलब आइदर हीरो और बजाज कोई भी अगर वो परचेज कर लेता है तो उसका काम क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा। कि अगर वो हीरो की बाइक परचेज कर ले या फिर वो बजाज की बाइक परचेज कर ले तो उसका काम क्या हो जाए, पूरा हो जा रहा है। तो मतलब आइदर हीरो और बजाज की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, आइदर हीरो और बजाज, कि या तो हीरो का बाइक परचेज करे या तो बजाज की। तो मान लीजिए हीरो की उनके पास जो है 12 बाइक्स हैं, बजाज की उनके पास 13 बाइक्स हैं। तो अगर मिस्टर एक्स से पूछा जाए कि बताइए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं बाइक परचेज करने का, अगर मिस्टर एक्स से ये पूछा जाए कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं बाइक को परचेज करने का, तो मिस्टर एक्स क्या बोलेगा कि भाई हीरो का तो मेरे पास 12 है, बजाज के 13 है, और चूंकि लगा क्या है, ऑप्शन, तो अगर नंबर ऑफ वेज की बात बोला जाए तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 25। कि अगर मान लीजिए हीरो और बजाज दोनों की हमने बात करी यहाँ पर, तो अगर इस केस में हम लोग देखेंगे तो जो नंबर ऑफ वेज होगा, जो नंबर ऑफ ऑप्शंस होगा, जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होगा, उसकी बात अगर करेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 25। कि 25 हमारे पास ऑप्शन है। इस 25 बाइक में से अगर मैं कोई भी बाइक परचेज कर लेता हूं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
कि अगर इन 25 बाइक में से कोई भी बाइक मैं परचेज कर लेता हूं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हम लोग वो उसको यहां पर देख सकते हैं। ये हमारा होता है एडिशन में। तो एडिशन में आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जहां पर वो किससे से कनेक्ट हो बेटा, और वर्ड से कनेक्ट होगा वहां पर हमेशा एडिशन होगा, ठीक है। या जहां पर हम ये देखेंगे कि हमारे लिए ऑप्शनल वाली बात है, ऑप्शन आ रहा है वहां पर सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि हम किसी भी मेथड से उस काम को पूरा कर सकते हैं, तो वहां पर हमेशा एडिशन रूल को यूज किया जाएगा, एडिशन मेथड को फॉलो किया जाएगा। ये तो हमारा पहला एडिशन। लेकिन इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम लोग, तो मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि टू और मोर वर्ड्स connected with and, कि जहां पर दो या दो से अधिक वर्ड किसी से कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट हो, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ड हमारे किसी से कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट होगा, वहां पर हमेशा मल्टीपल रूल की बात हम लोग करेंगे, मल्टीपल रूल को देखेंगे कि इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है कि अगर आपको मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 दे रखा है, इसका मतलब तीनों को जब कंबाइन करेंगे उसके बाद ही हमारा काम पूरा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है, लेकिन काम हमारा पूरा कब होगा, जब हम तीनों ही मेथड्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे, तभी जाकर के हमारा काम पूरा होगा। तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल को देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने बताया कि जहां पे दो या दो से अधिक वर्ड किससे से कनेक्ट हो, और से कनेक्ट हो, तो अगर और से कनेक्टेड है दैट मींस ऑप्शन की अगर बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन रूल हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमारा एंड से कनेक्ट हो रहा है तो एंड से कनेक्ट होने का मतलब क्या है, वहां पर हमेशा मल्टीपल रूल लगेगा। अब कैसे, तो देखिए बेटा, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स को, गौर से सुनिएगा, मिस्टर एक्स को कोई किसी जगह पे जाना है घूमने के लिए, मान लीजिए कि किसी जगह पे उसे घूमने के लिए जाना है, और वो घूमने के लिए जा रहा है, मान लीजिए ए टू बी, ए से लेके उसे बी तक घूमने के लिए जाना है। अब अगर ए से बी तक उसे घूमने के लिए जाना है तो कोई बात नहीं, चला जाएगा। लेकिन यहां पे फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जरा गौर से सुनिएगा कि ए से बी तक पहुंचने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, ए से बी तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। अच्छा, अगर डायरेक्ट वे नहीं है, डायरेक्ट नहीं जा सकते हम लोग, तो फिर क्या करें। तो देखिए, मान लीजिए कि एक कोई बीच में स्टॉपेज है सी, जैसे अगर लक्ष्मी नगर से आपको एम्स जाना हो, ठीक है, अगर लक्ष्मी नगर से एम्स जाना हो तो क्या हम लक्ष्मी नगर से डायरेक्ट एम्स जा सकते हैं, नहीं। आप लक्ष्मी नगर से जाएंगे राजीव चौक, राजीव चौक में फिर आप मेट्रो चेंज करेंगे। तो वही बात यहां पर होगी कि अगर हमें ए से बी तक जाना है तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, हमें बीच में क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, पोजीशन अपना बदलना पड़ रहा है। तो अगर हमें चेंज करना पड़ रहा है या पोजीशन हमें बदलना पड़ रहा है तो उस केस में क्या करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ए से सी तक जाने के आपके पास 3 वेज हैं, ठीक है, और सी से बी तक जाने के भी 3 वेज हैं। गौर से देखिएगा कि हमने क्या बोला कि ए से सी तक जाने के लिए 3 वेज आपके पास हैं, सी से बी तक भी जाने के लिए आपके पास 3 वेज हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मिस्टर एक्स अगर ए टू सी चला गया तो उसका काम पूरा हुआ क्या, नहीं। अगर ए से सी तक चला जाएगा तो उसका काम पूरा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मिस्टर एक्स को जाना कहां है, ए से बी तक जाना है, और ए से बी तक जाने के लिए अभी तो हम सी तक ही पहुंचे हैं। तो फिर क्या बोलेंगे सर, एंड सी टू बी, और सी से फिर बी तक जब पहुंच जाएगा तब हम कहेंगे कि मिस्टर एक्स ए से लेकर के बी तक जा चुका है। हमने क्या बोला कि ए से सी तक चलेंगे पहले,
काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें पहुंचना बी तक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी से बी तक भी जाएंगे। गौर से देखिएगा कि अगर मान लीजिए अगर ए से सी तक हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से सी तक जा रहे हैं और सी से फिर अगर हम लोग बी तक पहुंच जाएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा। हमारा पूरा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब जाकर के हमारा काम यहाँ पर बनेगा। ओके, तो हमने क्या बोल दिया कि ए टू सी एंड सी टू बी, ये हमें बात यहाँ पर करनी है, ये बात हमें यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लग गया बेटा, एन। तो ए से सी तक जाने के कितने वे हैं, 3। ए से सी तक जाने के कितने वे हैं, 3, और सी से बी तक जाने की कितना, 3। एंड के लिए हमने क्या बोला है रूल्स, मल्टीपल, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बेटा, 9। कैसे, तो देखिए अगर इस वे से मिस्टर एक्स जाता है, अगर सबसे ऊपर वाले वे से जाता है यहाँ तक, तो आगे इसके पास 3 ऑप्शन है, किसी भी रास्ते से चला जाए, है ना। दूसरा, अगर उसने बोला ना हम ऊपर वाला नहीं, हम तो इस दूसरे वाले रूट से जाएंगे, तब भी इसके पास ऑप्शन है कि इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है और इससे भी जा सकता है। उसी तरीके से अगर वो बोला कि नहीं उससे भी हमारा काम नहीं बना, हम तो नीचे वाले रूट से जाएंगे, तब भी इसके पास क्या है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। मतलब हर केस में उसके पास क्या है, 3 ऑप्शन है, तो 3 पहले के लिए, 3 दूसरे वाले के लिए और 3 ही तीसरे वाले के लिए, तो टोटल नंबर कितने होंगे बेटा, 9। तो हम इस तरीके से बार बार निकाल करके फिर तो करेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने किस रूल को फॉलो किया है, मल्टीप्लिकेशन रूल को या मल्टीपल रूल को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एडिशन और मल्टीपल के लिए कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड जो है कनेक्टेड हो और से, तो वहां पर हमेशा एडिशन रूल यूज होगा। अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड कनेक्टेड हो और से, तो वहां पर एडिशन रूल की बात करेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड कनेक्टेड हो एंड से, तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन रूल की बात होगी। तो ये 2 हमारे रूल्स हैं जिसको हमें समझने की जरूरत होती है, इसलिए इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर हमने एडिशन और मल्टीपल रूल देख लिया, तो हमारे पास एक बात आती है फैक्टोरियल। कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को देखिए उल्टा आई या एल से हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट। नॉर्मली अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल का हम लोग मतलब कहते हैं प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन सा, किस तरीके का प्रोडक्ट, तो कहता है जिस ऑब्जर्वेशन के साथ लगेगा वहां तक के जो नेचुरल नंबर्स होंगे उसका फैक्टोरियल निकाला जाता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा n का फैक्टोरियल, हमने क्या लिख दिया, n का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि 1 से लेकर के n तक जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उन सबको एक साथ अगर मल्टीपल कर दिया जाए, एक साथ अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल के नाम से जाना जाएगा। अगर 1 से लेकर के n तक सभी को एक साथ मल्टीपल कर दिया जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, फैक्टोरियल के नाम से जाना जाएगा, फैक्टोरियल कहलाएगा। पहली बात तो सर कैसे इसको लिखें, तो बेटा देखो अगर n का फैक्टोरियल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 n तक। हो गया नहीं हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि जो हमारे n नेचुरल नंबर है उन सबको एक साथ अगर हमने मल्टीपल कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया, n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट हो गए, जिसको हमने n फैक्टोरियल कह दिया। ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। बेटा अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दे तो कोई अंतर, जैसे कि हमने n n-1
क्योंकि अगर यहाँ n है तो इससे पहले n-1 n-2 n-3 इस तरीके से बना होगा, सो ऑन 3 2 1 कर दें तब भी ये हमारा n फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा। कि चाहे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हो, चाहे हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हो, अंतर तो कोई नहीं पड़ना ना भाई। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम होगा, अंतर तो नहीं होगा उसमें। तो अगर हमें कहीं पर भी इस तरीके से प्रोडक्ट निकालने की बात आएगी, फैक्टोरियल निकालने की बात आएगी, तो जिस किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा होगा वहां तक के जो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल के नाम से जाना जाता है। कि अगर n का फैक्टोरियल हमने लगाया है तो हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कि अगर हमने n के साथ फैक्टोरियल लगाया तो क्या कहलाएगा वो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इस बेसिस पे अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही दिया था तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की क्या आवश्यकता थी। कि अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही दिया था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आवश्यकता क्या थी। तो देखो बच्चों, अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो हमारे लिए आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कि अगर हम सीए फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना होता है, तो अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है, अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा टाइम जो गैप लगेगा वो कम हो, कि जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कम से कम हो सके। तो हम बताएंगे आपको कि क्यों हमने डिमिनिशिंग ऑर्डर में लिखा है और उसका हमें फायदा क्या मिलने वाला है। तो बेटा अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा 5 का फैक्टोरियल, तो क्या बोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो रहा है बेटा 120। अगर इसी में मैंने लिख दिया 8 का फैक्टोरियल तो आप क्या लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6। बेटा अब यहाँ डायरेक्ट मैं 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का फायदा हमारे पास ये हो रहा है कि चूंकि हमने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पहले ही कंसीडर की हुई है, हमने फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पहले ही कंसीडर की हुई है, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है 8 का तो हमने 8 7 6 को लिया और उसमें डायरेक्ट हमने क्या कर दिया 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसको रख देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा बेटा 40320 तो ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। अब जब हम फैक्टोरियल को देखेंगे तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी 0 के साथ फैक्टोरियल लगा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और ये बार बार आपके आईसीआई के द्वारा पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि अगर 0 के साथ फैक्टोरियल लगा हो, अगर 0 के साथ फैक्टोरियल लगा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको रूल्स बताया, दो तरीके के रूल्स हैं हमारे, एडिशन और मल्टीपल। एडिशन में हमने बता दिया कि जहां पर ऑप्शनल या और शब्द लिखा हुआ हो वहां पर हमेशा एडिशन मेथड की बात करेंगे हम लोग। जहां पर एंड लिखा हो या हम यूं कह दें कि सारे कंबाइंड मेथड्स को करने से हमारा वर्क फुलफिल हो रहा हो तो वहां पर हम लोग प्रोडक्ट को लगाएंगे, मल्टीपल रूल को लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने आपको फैक्टोरियल बताया कि फैक्टोरियल का मतलब किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। तो ये जब दोनों चीजें हम लोग देख लेंगे रूल्स को और फैक्टोरियल को, तब जाकर के हमारे पास आती है बात अरेंजमेंट की, तब जाकर के हम बात करेंगे परमुटेशन की। तो अगर हम अब देखें तो हमारे पास क्या है टॉपिक अब परमुटेशन कि इतना देर तो हमने उसके बेसिक कंडीशंस को देखा। अब अगर हम लोग बात करेंगे परमुटेशंस की तो परमुटेशन होता क्या है। तो देखो बेटा नॉर्मली अगर परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होगा अरेंजमेंट। कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि परमुटेशंस किसे कहते हैं तो हम कहेंगे अरेंजमेंट। लेकिन क्या सिर्फ अरेंजमेंट कह देने से हमारा काम पूरा हो जाएगा, कहते नहीं। तो क्या कहेंगे
तो कहता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which order pair is important। मतलब अभी दो काम से मैंने पीछा छोड़ा नहीं था कि ना मैंने आपको रूल्स के लिए पीछा छोड़ा और यहां पर एक नया ही शब्द ला दिया मैंने ऑर्डर पेयर। ठीक है, कि जहां पर हम लोग डिफरेंट ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑर्डर पेयर इज इंपॉर्टेंट। अब आपके पास ये भी कंफ्यूजन कि भाई ऑर्डर पेयर क्या होगा। कोई बात नहीं, अभी लगे हाथ हम लोग उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर पेयर को देखते हैं, क्या हमारा ऑर्डर पेयर होता है। बेटा मान लो कि ए बी और सी तीन ऑब्जर्वेशन है आपके पास और हमने आपसे कहा अरेंज टू एट ए टाइम। बस देखिएगा, ए बी सी हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन है और उन तीन ऑब्जर्वेशन में हमने बोला कि एक बार में दो को अरेंज करके दिखाओ। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन है और उसमें से एक बार में दो को अरेंज करना है। तो देखिए बच्चों, हमने अगर दो का कॉम्बिनेशन करना है तो हमने लिखा ए बी। अब ए बी अगर हमने लिखा तो यही हमारा कहलाता है ऑर्डर पेयर। कैसे? अब यहां पे देखिए बी हमारा कहां पर है? यूनिट प्लेस पर। ए हमारा कहां पर है? टेंस प्लेस पर। बी हमारा कहां पर है? यूनिट प्लेस पर। मतलब क्या हो गया? इकाई के स्थान पर। ए हमारा कहां पर है? दहाई के स्थान पर, टेंस के स्थान पर। अगर मैं इसी को बी और ए भी लिखूं, देखो दोनों में अभी भी ए एंड बी ही है, चाहे हम पहले वाले को देखें ए बी या हम देखें बी ए, दोनों में ए एंड बी की ही बात हो रही है। दोनों में किसकी बात हो रही है? ए एंड बी की बात हो रही है। लेकिन एक में यूनिट प्लेस पर बी है तो दूसरे में टेंस प्लेस पर बी है। एक में अगर टेंस प्लेस पर ए है, दूसरे में ए हमारा यूनिट प्लेस पर है। यही हमारा कहलाता है डिफरेंट ऑर्डर पेयर। यही हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंट ऑर्डर पेयर। कि उसका पोजीशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो पोजीशन बदलने से ही वो क्या हो जाता है? डिफरेंट ऑर्डर पेयर की हम लोग बात करते हैं। लेकिन याद रखना, जब मैं सिलेक्शन की बात करूंगा, सिलेक्शन की अगर बात करेंगे तो ए बी आ गया तो फिर बी ए नहीं लिखेंगे, वहां पर सेम सिलेक्शन है वो। जैसे अगर इंडिया टीम में 11 खिलाड़ी है, अब उसमें ओपनिंग कौन कर रहा है, फर्स्ट डाउन कौन आ रहा है, सेकंड डाउन कौन आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जो प्लेयर है वो तो सेम रहेगा ना। तो सिलेक्शन में ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन अगर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर पेयर को आपको मायने रख के चलना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बिना ऑर्डर पेयर के आपका काम नहीं होगा। बिना ऑर्डर पेयर के आपका काम नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने बोला ये हमारा क्या है? डिफरेंट ऑर्डर पेयर। तो ये अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा। फिर उसी तरीके से अगर हम बी एंड सी लिख दें तो सी और बी भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है बेटा? डिफरेंट ऑर्डर पेयर। अगर ए सी लिख सकते हैं तो सी ए भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? डिफरेंट ऑर्डर पेयर। तो बताओ बेटी, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6 कि टोटल नंबर ऑफ जो वेज है वो कितना हो गया? 6 हो गया। कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन था, जितने को एक बार में अरेंज करना था उस तरीके से हमने कर कर देखा, तो जो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट है वो कितने आ गए? 6। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि क्या हर बार इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है? तो नहीं, इस तरीके से आपको हमेशा क्वेश्चन को नहीं करना। यहां तो चलिए छोटा था कि 3 में से 2 हमने अरेंज करना था तो कर लिया। अगर कहीं पर 20 ऑब्जर्वेशन और एक बार में 15 को अरेंज करना हो तब कैसे करेंगे हम लोग? है कि नहीं? कि अगर हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है और एक बार में 15 को अरेंज करने की बात हम लोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो वहां पर कंफ्यूजन होगा।
तो उस केस के लिए ही यहां पर बताया जाता है कि देखो, जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से। करना क्या है हमें बेटा? अरेंज। तो अरेंज का मतलब परम्यूटेशन, तो पी एक बार में कितने को, एट ए टाइम की बात कर रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, फिर हमने देखा करना क्या है, तो अरेंज, तो लिख दिया पी। कितने को, तो उसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करना है? अरेंज क्या, तो एट ए टाइम। समझने के लिए आप इसको इस व्यू पॉइंट में देख सकते हैं कि n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, p का मतलब अरेंज, p का मतलब अरेंज, और r का मतलब एट ए टाइम, कि एक बार में कितने को अरेंज कर रहे हैं, इस चीज को वहां पर ध्यान में रख के चलना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरेंज करना है, एक बार में कितने को, वो भी हमें यहां पर देखना है। तो अब तो ये हो गया कि एनपीआर के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस को देखें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना? 3। करना क्या है? अरेंज, तो पी एक बार में कितने को? 2, 3p2। लेकिन सर इससे तो सॉल्यूशन नहीं हो गया, इससे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसीलिए एनपीआर का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा, n का फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, n का फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल। तो बेटा यहां पर अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो क्या हो गया ऊपर में 3 का फैक्टोरियल, 3 2 1, 3 माइनस 2 तो नीचे 1, कितना हो गया बेटा? 6। इस तरीके से हम लोग वहां पर कर सकते हैं कि कभी भी अगर अरेंज करने की बात आएगी, अगर कभी भी अरेंज करने की बात आएगी, तो अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो इस तरीके से ही करने की जरूरत होगी कि वो एनपीआर के फॉर्म में है। और एनपीआर के फॉर्म में, तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा? n का फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल। लेकिन अभी भी यहां पर कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है, सर अगर मान लीजिए एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रहा तो, है कि नहीं? कि अगर एग्जाम में हमारा फॉर्मूला याद नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? तो देखो हमने जैसे लिखा है यहां पर 3p2, तो आपको करना यह है कि ऊपर वाले टर्म्स को नीचे जितना लिखा हुआ है उतने बार डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीपल कर दो। तो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 3 into 2 कितना आ गया बेटा आंसर? 6। किया इसको दूसरे क्वेश्चन में ये समझ लो, जैसे हमने लिखा 8p3, तो हमें क्या होगा? 8 को 3 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके प्रोडक्ट कर देना है। तो क्या होगा? 8 7 6, कितना हो गया बेटा? 336। कि अगर आपके पास फॉर्मूले में ध्यान ना रहे तो आप इस तरीके से भी उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आपको ध्यान नहीं है कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो आप इसको इस बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं, इस बेसिस पर उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कि जितना हमारा एट ए टाइम अरेंजमेंट है उतने बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा मान लीजिए कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, कोई एक क्लासरूम है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10। हमने बोला कि अगर इसमें अरेंजमेंट हो तो किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है? तो आप बोलोगे कि सर 10 में से कोई एक का अरेंज कर दें हम, या 10 में से किसी 2 को अरेंज कर दें, इसी तरीके से 10 में 3 4 5, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 10 में से 10 को अरेंज कर दें। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, हमें 15 बच्चों का अरेंज करना है,
हो पाएगा? ना जी सर, नहीं हो सकता। क्यों? तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा एक बार में मैक्सिमम उतने ही अरेंज हो सकते हैं। एट ए टाइम की अगर बात करेंगे तो जितना हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो या तो r से ज्यादा या r के बराबर हो जाए, कभी भी r से कम नहीं हो सकता है। कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है और एट ए टाइम है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो एट ए टाइम जो अरेंजमेंट है, दैट मींस r की जो वैल्यू है उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, उससे कम कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कम होगा तो फिर वो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि वो हमारा अरेंज हो नहीं पाएगा। ओके, तो ये हमें यहां पर देखना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो क्या हमने वो यहां पर बता दिया रिस्ट्रिक्शन में? बेटा लिख लो उस चीज को। n is greater than equal to r, n is greater than equal to r, कि जो n की वैल्यू होगी वो r से ज्यादा या r के बराबर होगा, उससे कभी भी कम नहीं हो सकता। जो हमारे n की वैल्यू है वो r से ज्यादा या उसके बराबर होगा, उससे कभी भी कम नहीं हो सकता। ये आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ये रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, तो ये तो कहानी हमें छोटी सी परमुटेशन की, लेकिन इतने से तो बात बनेगा नहीं। अब देखिए, परमुटेशन में समझने के लिए दो तरीके की बात होती है, दो तरीके की बात होगी। परमुटेशन को समझने के लिए दो तरीके की बात होगी। एक तो कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है कि उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो सकता है, दैट मींस विद रिपीटेशन। या ऐसा भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहे कि भाई जो एक बार डिजिट आ गया वो दूसरी बार नहीं आना चाहिए, मतलब विदाउट रिपीटेशन। तो गौर से देखिएगा कि दो तरीके की बात होगी यहां पर, एक हो गया विद रिपीटेशन और दूसरा हमारा क्या हो गया, विदाउट रिपीटेशन। एक हमारा हो जाएगा विद रिपीटेशन और दूसरा हमारा क्या होगा, विदाउट रिपीटेशन। तो अब यहां पर जो हम कंडीशन देखेंगे वो इसी के बारे में समझेंगे कि विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन है, इसको किस तरीके से हम लोग अरेंज करें, किस तरीके से देखेंगे, वो हमें यहां पर समझना है। ठीक है बच्चों, तो विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। देखो जैसे हमारे पास जो डिजिट होता है वो डिजिट कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इसके बाहर से भी कोई नंबर बन सकता है? कि अगर हमें नंबर बनाना है तो नंबर अगर बनवाना है तो 0 से लेकर के 9 के बीच जो भी डिजिट है इसी से बनेगा, इसके बाहर से तो कोई भी और आने वाला है नहीं। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन कि 4 डिजिट नंबर फॉर्म with digit 2 3 4 5 and 6। ठीक है, कि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जबकि आपके पास डिजिट क्या क्या दे रखा है, 2 3 4 5 एंड 6। एज इट इज यही क्वेश्चन में इसमें भी देखूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये डिफरेंस होता क्या है।
ठीक है, कि सेम क्वेश्चन में यहां पर रखूंगा कि आप ये फाइंड आउट कर सको कि इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस किस तरीके का है, क्या इसका डिफरेंस है, उस चीज को हम लोग यहां पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर हम 4 डिजिट का नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो जितने डिजिट का बनाने हो उतने बॉक्स बना लो। जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतने हमें क्या करने हैं बेटा, बॉक्स बना लेना है। अब देखिए नंबर क्या क्या हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन 5 में से तो एक बार में कोई एक ही ना आएगा, तो मतलब 5 में से किसी एक का अरेंजमेंट यहां पे कर दूं, है ना, कि अगर हम 1000 प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारे पास 5 नंबर थे 2, 3, 4, 5, 6, उन 5 में से किसी एक को रख दो। ठीक है, क्या हमारा काम पूरा हो गया? हम जो वर्क फिनिश्ड की बात कर रहे थे, वर्क कंप्लीट की बात कर रहे थे, क्या हमारा वर्क कंप्लीट हुआ? भाई हमें तो बनाना 4 डिजिट का नंबर है और हमने तो सिर्फ अभी 1000 प्लेस पे रखा है। 100th प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, ये तीनों ही प्लेस हमारे पास बचे हुए हैं, तो क्या करें उसका फिर? तो अब यहां पर ध्यान आएगा आपके पास जो सबसे पहले हमने कंसेप्ट बताया था रूल्स के लिए। रूल्स ने क्या कहा था कि आइदर एडिशन और मल्टीपल, और एडिशन ने क्या कहा कि जहां पर और वाला काम हो, लेकिन यहां तो और है नहीं, यहां तो एंड वाला काम हो रहा है, तो एंड के लिए कौन सा रूल, मल्टीपल रूल। यहां पर और वाला काम तो नहीं है, काम कौन सा है, एंड का, और एंड अगर रहेंगे तो एंड के लिए क्या होगा भाई, मल्टीपल रूल यूज होगा। यही तो बात है कि और रहेगा तो एडिशन और एंड रहेगा तो मल्टीपल। और हम भी यहां पर देख रहे हैं कि 4 जगह पे रखना है, हमने एक जगह पे रखा है, 3 जगह का काम अभी भी बाकी है, पूरा नहीं हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, 1000th प्लेस एंड 100th प्लेस एंड 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस, तब जाकर बोलेंगे हाँ भाई 4 डिजिट का नंबर हमारा कंप्लीट हुआ, है कि नहीं? कि भाई हमने 1000 प्लेस पे रखा, 10th प्लेस पे रखा, 100 प्लेस पे रखा होगा और यूनिट प्लेस पे रखा होगा, तब जाके हमारा 4 डिजिट का नंबर बना होगा। तो वही चीजें यहां पर भी हैं। तो अब यहां पर पहले हमने देख लिया, तो कौन सा रूल लग रहा है बेटा, मल्टीपल ना, तो बीच में साइन दे देंगे मल्टीपल। ओके, अब फिर कहता है चूंकि डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है, विद रिपीटेशन का काम कर रहे हैं हम लोग, तो चूंकि डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है तो अगली बार फिर से ये नंबर आ सकता है या नहीं, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे आपके पास मोबाइल तो आजकल हर सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, आप जब फोन अपना यूज कर रहे होते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है क्या उसमें हर डिजिट अलग अलग है? क्या कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो कि रिपीटेड है? रिपीटेड है ना बेटा, तो यही तो भी रिपीटेशन है कि एक डिजिट दूसरे स्थान पर भी आ सकता है। तो क्या हो गया फिर से यहां पर 5p1, उसी तरीके से यहां पर भी कितना आ जाएगा 5p1, और उसी तरीके से यहां पर भी कितना हो जाएगा 5p1। और हमने क्या देखा है कि सब में हमारा कौन सा रूल, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि काम हमारा पूरा तब होगा जब हम 4 के 4 डिजिट पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जब तक चारों ही डिजिट पर हम लोग पुट नहीं कर देते हैं तो क्या हमारा काम पूरा हुआ होगा, नहीं पूरा हुआ होगा। तो वो चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, 5 × 5 × 5 × 5 625, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 से अगर हम 4 डिजिट के नंबर बनाते हैं तो टोटल 625 नंबर्स बनेंगे, 625 नंबर्स बनेंगे, तब जाकर के हमारा काम पूरा होगा। ओके, तब जाकर के हमारा ये काम पूरा होगा। ये तो हमने देख लिया विद रिपीटेशन। लेकिन अगर यही विदाउट रिपीटेशन में होता तो
तो बेटा विदाउट रिपीटेशन में फिर भी हम बॉक्स तो 4 ही बनाएंगे, क्योंकि अगर 4 डिजिट का नंबर था, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट के नंबर के लिए तो हमने ये देख लिया है कि चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे हमारा कोई भी वैल्यू हो, वो कंसीडर क्या होगा कि सबके सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जितने हैं हमारे पास सबके सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबके सबको रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? यूनिट प्लेस को भी करेंगे, टेंथ प्लेस को भी करेंगे, 100 प्लेस को भी करेंगे और 1000 प्लेस को भी करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बेटे, इस तरीके से 4 बॉक्स को बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, गौर से देखिए। सर यहाँ हमने लिख दिया 2 3 4 5 6, मतलब इन 5 में से तो कोई एक आ जाए, ओके। अब जो डिजिट हमारा 1000 प्लेस से चला गया होगा वो आगे नहीं आना चाहिए। तो अगर 5 था, 5 में से एक चला गया, बचा कितने? 4 4, तो आगे वाले टर्म्स में क्या, उन 4 में से कोई एक आ जाएगा बेटा। फिर एक चला गया, कितने बचे? 3, तो 3p1। फिर से एक चला गया, अब कितने बचेंगे? 2p1। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, 120। अब देखो बेटा अंतर, जब हमारा विद रिपीटेशन था तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन गए? 625। जब हमारा विदाउट रिपीटेशन था नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन गए? 120। तो अंतर हो गया या नहीं हो गया बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस तरीके से विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का काम होगा। लेकिन क्या इतने आसानी क्वेश्चन आएंगे? नहीं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं। यही क्वेश्चन है कि आपके पास जो डिजिट है वो है 2 3 4 5 6। हमने आपसे पूछा कि बताओ 4 डिजिट्स इवन नंबर कौन कौन से होंगे, और यही क्वेश्चन आपको यहां पर ही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन लेंगे तभी तो हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले वाले में भी हमने देखा, दोनों को कंपेयर किया। दूसरा क्वेश्चन भी हमने लेकर के इसको अब इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। बेटा 4 बॉक्स यहां फिर से बनाना पड़ेगा। बेटा एक तो बताना, इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर का मतलब सम संख्या है। आसान शब्दों में यह कह दें कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो, या वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। यही होगा उसका, कि वैसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 और 6 हो, 8 हो, या जो 2 से डिविजिबल हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। मतलब रिस्ट्रिक्शन कहां लग गया? यूनिट प्लेस पर। रिस्ट्रिक्शन हमारा कहां लगेगा? यूनिट प्लेस के ऊपर। तो अगर मतलब इस वाले पोर्शन पे हमारा क्या लग गया? रिस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर गिवन है उसी में से तो लेंगे ना। जो हमारे पास नंबर गिवन है, नंबर तो हमें उसी में से सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास नंबर क्या है? 2 3 4 5 और 6, और इसमें से इवन नंबर वाले कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। तो यहाँ पे आइदर 2 4 6, इन 3 में से कोई एक आ जाए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3p1। बेटा बाकी के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। 10 प्लेस पे क्या आ रहा है, 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उससे लेना देना नहीं है तो फिर तो भाई कोई भी नंबर यहां पर रिप्रेजेंट कर दे, हमारा क्या बिगड़ रहा है? जो भी डिजिट है हम उसको रख दें। 5p1, यहां फिर से 5p1, यहां पर फिर से 5p1,
और रूल्स कौन सा सब में? मल्टीप्लिकेशन। अभी खुद पीछे ही बताया था मैंने कि कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करना है, ठीक है। ऊपर जस्ट अभी मैंने बताया था कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि 4 डिजिट के नंबर बना रहे हैं तो चारों ही प्लेस पर हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और जब तक चारों वाला काम पूरा नहीं होता तो हमारा डिजिट फॉर्म नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग कौन सा रूल? मल्टीप्लिकेशन रूल को वहां पर लगा के देखेंगे। ओके, तो अगर अब यहां पर हम लोगों ने किया तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 375। क्या हो गया हमारे पास? 375। कि अगर अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स को देख रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 375 आ जाएंगे नंबर्स। ओके, इसी तरीके से अगर विदाउट रिपीटेशन की तरफ जाएं तो विदाउट रिपीटेशन में कितना? फिर वही 4 आते हैं। यहां पर तो 2, 4 और 6 में से कुछ भी आ जाए। 3p1। अब देखिए 3 इवन नंबर था, एक चला गया, बचे कितने? 2। ऑड वाले क्या क्या हैं? 3 और 5। तो यहां पर कितने? 2 और 2 4 हो जाएंगे या नहीं बेटे? 4p1, 3p1, 2p1। तो इस तरीके से हमारा काम पूरा होगा। कितना? 4 3 2 3 72। अब बताइए, देख रहे डिफरेंस क्या हो रहा है हमारा विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन में? तो ये जो अंतर है विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन में, यही हमें हर जगह देखना है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन बता दिए इसमें। अब ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है बेटा कि जो आपको डिजिट फॉर्म करने के लिए दिया गया है वहां पर 0 भी आ जाए। हो सकता है कि 0 वाला केस भी आ जाए, जैसे कि अगर दे रखा हो 0 2 3 5 6 0 2 3 5 एंड 6। हमने आपसे पहले बोल दिया इसमें 4 डिजिट नंबर बना। अभी नॉर्मल है, अभी कोई इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूं। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है दोनों ही केस में। तो जो भी काम कर रहे हैं दोनों केस में कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमें यहां पर 4 डिजिट नंबर बनाना है, अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं या 4 डिजिट नंबर को देखना है तो क्या करें? तो फिर से वही कहानी कि भैया 4 बॉक्स बनाओ, फिर रिस्ट्रिक्शन को देखो, फिर उसके अनुसार काम करो। देखो चूंकि 4 डिजिट का नंबर है तो हमने ये 4 को इस तरीके से दे दिया, यहां भी इसी तरीके से 4 बॉक्स। बेटा याद रखना, जो सबसे लास्ट पोजीशन है वहां पर 0 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं रहा, फिर तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो मतलब 0 तो वहां पर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर आ क्या क्या सकता है बेटा? आइदर 2 3 5 एंड 6, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। तो अगर 2 3 5 6 मतलब 4 में से कोई भी एक आ जाए, हमारा काम पूरा। अब आगे वाला कोई भी टर्म्स हो वहां पर अगर 0 आएगा तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिजिट तो हमारा 4 डिजिट का हो ही जाएगा। तो अब यहां पे इंक्लूडिंग 0 होगा या नहीं होगा? तो 5p1 5p1 5p1। ओके, और सब में रूल कौन सा बेटा? मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हुआ? 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए बेटे? 500। कितने हो गए हमारे पास टोटल नंबर? 500। लेकिन अगर वही काम विदाउट रिपीटेशन में होगा तो विदाउट रिपीटेशन में फिर से वही बात है कि यहाँ पे 2 3 5 6 से आ सकता है, 0 तो आएगा ही नहीं। 4p1
इसको गौर से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अभी लिखवाऊंगा भी। 4p1। अब आगे देखो 4 में से 1 चला गया, बचा कितना 3। अब अगर 0 फिर से आ जाएगा तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो अगला टर्म्स भी कितना 4p1 3p1 2p1 इस तरीके से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे बच्चे? तो क्या हुआ 96। तो देख रहे नंबर कितना चेंज हो रहा है। तो एक चीज आप गौर करना, जब हमने 0 वाला केस बताया और 0 वाला केस में हम विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन को देखते हैं। देखो बाकी ये सारे तो सेम है, इसकी वैल्यू एक कम है या नहीं है? तो मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है n-1 p1 इंटू np1 इंटू np1 डॉट 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 जहां तक जाएगा वहां तक लेके चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। भाई 3 डिजिट का बोलेगा तो 3 बार आगे बढ़ेगा, 4 डिजिट का बोलेगा 4 बार बढ़ेगा, 5 डिजिट का बोलेगा 5 बार बढ़ेगा, जितने डिजिट का भी बोलेगा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सबसे लास्ट टर्म होगा अगर 0 दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा n से 1 कम करके p1 लिखना पड़ेगा आपको विद रिपीटेशन। लेकिन जब विदाउट रिपीटेशन में करेंगे तो विदाउट रिपीटेशन देखिए यहां भी 4 वाला है और यहां भी 4 वाला है, मतलब कि जो हमारा माइनस हुआ है, जो हमारा माइनस हुआ है, जिस माइनस की हम लोग बात कर रहे हैं उस माइनस में एक पंगा तो है कि यहां पर n-1 p1 तो लिख दिया हमने, जो अगला टर्म होगा वो भी क्या होगा n-1 p1 और उसके बाद फिर बढ़ता चला जाएगा n-2 p1 n-3 n-4 सो ऑन, है ना? तो अगर विद रिपीटेशन होगा तो इस तरीके से और अगर विदाउट रिपीटेशन होगा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे 0 वाला केस को। ओके, अब इसी में एक बात हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 0 आ रहा है, अगर हम 0 की बात कर रहे हैं और उसमें रिस्ट्रिक्शन अब मैं ये लगा दूं कि इवन नंबर बनाओ, सेम क्वेश्चन रहेगा 4 डिजिट नंबर ही बनाएंगे लेकिन मैंने लिख दिया इवन नंबर। तो अगर इसमें 4 डिजिट वाले में इवन नंबर बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे? जब इंक्लूडिंग 0 हमारे पास गिवन है, नंबर क्या था 0 2 3 5 एंड 6। ठीक है बेटा, निकालना क्या हमें 4 डिजिट इवन नंबर और यही चीज हमारा यहां पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, 4 डिजिट इवन नंबर यहां भी और 4 डिजिट का इवन नंबर उधर भी आपको कंसीडर करना है कि किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। तो देखिए अगर आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, अगर आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है तो वही फिर से क्या बात है सर 4 बॉक्स बनाएंगे, हाँ जी बनाएंगे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन देखो क्या हो रहा है। देखो मैं इसमें समझाने के लिए अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसको ध्यान में रखना। सर यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो वो हमारा इवन नंबर बनेगा। याद रखना जब 0 दिया हुआ हो डिजिट में और फिर आपको इवन नंबर बनाने की आवश्यकता हो, गौर से सुनिएगा, 0 दिया गया हो और आपको इवन नंबर बनाना हो तो उस केस में 0 वाला का अलग काम कर लीजिए और जो नॉन 0 डिजिट है उसका अलग काम कर लीजिए और फिर दोनों को क्या कर दीजिए कंबाइन कर दीजिए। क्योंकि जब 0 वाला केस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे 0 वाला काम कंप्लीट, फिर नॉन 0 वाला बोलेंगे तो नॉन 0 वाला काम कंप्लीट। दो अलग अलग मेथड्स कंप्लीट हो चुका है, कंबाइन करना है तो क्या करेंगे एडिशनल मेथड लगा देंगे। तो अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं तो क्या होगा 1p1। अब बाकी यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2 3 5 6 मतलब 4p1
अगली बार तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5p1 5p1। ओके, तो कितने हमारे नंबर बन गए बेटा? 4 इंटू 5 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 100। जीरो वाला काम पूरा, जीरो का और इसमें कोई काम नहीं होना, तो चलिए जीरो का काम हमने खत्म कर दिया। अब अगर इसमें नॉन जीरो वाला है तो क्या बोला था बीच में? प्लस, क्योंकि जीरो वाला काम खत्म हो चुका, अब नॉन जीरो वाला देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर से 4 ब्रैकेट 1 2 4। अब यहां पे 2 और 6 अगर आ जाए, अगर, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट है 0 2 3 5 एंड 6, तो 0 अगर हटा देते तो फिर 1 नंबर वाला क्या बन जाता है? 2 और 6 ही बचता है। तो 2 और 6 में से कोई भी यहां पर एक आ जाए, तो हमने यहां पर लिख दिया 2p1। हमने क्या लिख दिया यहां पर? 2p1। ओके, तो ये हमारा 2p1 वाला काम खत्म। अब यहां पर 2 3 5 6 कुछ भी आ सकता है, 4p1, यहां पे फिर से 5p1, यहां भी फिर से 5p1, क्योंकि इधर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं और विद रिपीटेशन है, तो डिजिट तो आपको बार बार रिपीट करेगा है। तो क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया? 200। तो टोटल कितने बन गए बेटे? 100 और 200। टोटल नंबर जो बनेंगे आपको 4 डिजिट के इवन नंबर, वो विद रिपीटेशन में बनेंगे 300। लेकिन अगर यही काम विदाउट रिपीटेशन से करना हो, अगर यही काम विदाउट रिपीटेशन से करना हो, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, मैं 10 सेकंड का एक बार टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करें, सारे बच्चे प्रैक्टिस करें एक बार इस चीज को। देखिए सर, 4 पैसे तो होना ही होना है, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का होता तो 5 बनाते, 6 होगा तो 6 बनाते, जितने डिजिट का बनेगा उतना खाचा हमें खींचना है यहाँ पर। तो 4 हमने ब्रैकेट यहाँ पर खींच दिया। फिर अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो हमें 0 रखना है। हाँ जी, 0 रखना है। कितना तरीका? 1p1। ओके, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 2 3 5 6 कुछ भी आ सकता है या नहीं? तो 4p1, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। अब यहां पर कितना बच गया बेटा? 3p1, यहां पे कितना? 2p1। होगा या नहीं होगा? कितने हो गए? 24। कितने हो गए हमारे पास? 24। फिर यहां पे 0 वाला काम फिनिश, तो कौन सा रोल? एडिशन। तो फिर से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? प्लस। देखो इसमें यही कंफ्यूज नहीं होना कि कब प्लस लगेगा और कब मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, इसलिए मैं बार बार इस तरीके के काम कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन मैंने इसीलिए इतनी बार बताया है। ठीक है, आराम आराम से हम इस चैप्टर को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा सवा घंटा का क्लास डेली बेसिस पे लेंगे और खत्म करेंगे, वो मंजूर है, लेकिन अच्छे से समझ के करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर टोटल निकाल लिया 24। अब अगर बाकी नॉन जीरो वाला काम आए तो फिर से हमें 4 बातें, अब यहां पे 2 या 6 हो जाएगा, मतलब 2 में से कोई एक। अब देखिए मैंने क्यों अलग अलग करने के लिए बोला था। आप यहां पे कुछ बच्चे मुझे बोल सकते हो कि सर देखो वैल्यू तो सेम आ रहा है, फिर आपने अलग अलग क्यों करा?
बेटा देखो विद रिपीटेशन में तुम साथ भी कर दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन विदाउट रिपीटेशन में एक साथ वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए जरा, 2 और 6 में से कोई एक चला गया होगा वहां पर, और बचे हैं यहां पर 3, 5 और प्लस में कोई एक, मतलब 2 या 6 जो हमारे पास है, अगर 2 आया होगा तो 6 बचा होगा, और 6 आया होगा तो 2 बचा होगा। मतलब टोटल नंबर हमारे पास 1000 प्लेस के लिए कितना है? 3 ही बचेगा ना। तो मतलब उन्हीं 3 में से किसी एक को लेना पड़ेगा ना। समझे इस बात को? देखिए 2 और 6 हमारा चला गया यूनिट प्लेस पे, तो 2 में से कोई एक चला जाएगा, तो एक तो बच जाएगा वहां से, और 3, 5 पहले से दे रखा है, तो 3, 5 दो टर्म्स, एक वहां से बचा, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। उन 3 में से किसी एक को ले लेंगे हम लोग। ओके, फिर आगे के लिए अब 0 इंक्लूड है, तो फिर से 3p1 और यहां पे फिर से 2p1। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो रहा है? 36। तो 36 और 24 कितना हो गया? 60। देख रहे हैं डिफरेंस बेटा? तो यही होता है इस तरीके के डिफरेंस वाला काम, कि कभी भी अगर आपको डिजिट फॉर्म करने के लिए आएगा, और चाहे वो 0 दे रखा हो या बिना 0 वाला हो, इवन नंबर पूछे, ऑड नंबर पूछे, किसी भी तरीके का कोई काम पूछेगा, तो अब आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या करा था? अरेंजमेंट। अब इसी में एक छोटी सी बात आती है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक नया बात इसमें आती है, रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि फिर से उसको कितनी बार अरेंज किया गया है। तो इसमें क्या होता है, देखो जब भी क्वेश्चन देगा ये किसी न किसी फॉर्म में देगा, तो उस फॉर्म के अलावा कितना है, तो मतलब टोटल अरेंजमेंट -1, टोटल अरेंजमेंट -1। तो टोटल अरेंजमेंट -1 किस तरीके से करेंगे? तो जैसे मान लो एक वर्ड है अपने पास कंप्यूटर, COMPUTER। मैंने बोला कि इस कंप्यूटर का टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितना होगा। तो बेटा एक बताओ, इसमें कितने टोटल लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 हैं, तो 8 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट टोटल। लेकिन चूंकि मैंने रीअरेंजमेंट बोला है, तो चूंकि इसमें जब अरेंज पूरा फैक्टोरियल 8 के, तो उसमें कंप्यूटर भी आया होगा, तो उसको छोड़कर पूछ रहा है ना, तो -1। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी? 40,320 -1, तो क्या हो जाएगा? 40,319। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आज मैंने बताया, ये अभी मैंने सिर्फ परमुटेशन का बेसिक बताया है। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो हम डिजिट निकालें अभी कि कितने डिजिट बन रहे हैं, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि उसका सम कितना होगा, तो सम ऑफ डिजिट्स भी बात करेंगे हम लोग। फिर इसमें कुछ अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगाएंगे, उसको भी देखेंगे। फिर हम लोग उसमें सर्कुलर परमुटेशंस को देखेंगे, तब जाकर के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, फिर अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट की भी बात हो सकती है कि अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए तो पोजीशन ऑफ वर्ड जो होता है उसको भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें अभी इस टॉपिक में बची हुई है, जिसमें लगभग और आपको 2 से 3 क्लासेज मैं दूंगा। ठीक है, तो आज बस इसको एक बार आप रिवाइज कर लें, फिर अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बात हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। नंबर पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत उस चीज के लिए नहीं। ओके बच्चों, धन्यवाद सभी बच्चों का।